Hello and welcome to all my students. So finally the day has come जिसका मैं अक्सर इंतज़ार करते रहती हूँ कि मुझे स्टूडेंट्स आके मुझसे दिल्ली में मिले एंड हमारे दो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं. तो प्राउड ऑफ यू माय चैंपियंस. जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दीज आर माय टू चैंपियंस जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए CGL 2020 के लिए आए थे दिल्ली में. तो वो मुझसे मिलने भी आए थे, तो मैंने सोचा चलो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया जाए ताकि मैं बाकी सारे बच्चों के साथ भी शेयर कर पाऊँ. देखो, सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है. ऐसा नहीं है ना कि सब एक दूसरे की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, सबकी अलग अलग होती है. बट ये मेरे चैंपियंस में भी कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसा शेयर करें जो आपके काम में आ जाए. तो दीज आर माई टू स्टूडेंट्स. ही इज केशव एंड ही इज अजय, जिसको हमारे अनअकैडमी के स्टूडेंट्स जीरो के नाम से जानते हैं. जीरो भैया है और ये केशव भैया है. तो इन दोनों स्टूडेंट ने मुझे बहुत प्राउड फील करवाया है. केशव ने CPO एग्जाम भी निकाला है और इनको शायद BSF मिला है. हाँ, BSF. और अभी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं और इनका मार्क्स वगैरह बहुत अच्छा है. मे बी इनको मनपसंद जॉब मिल जाए CGL 2020 में भी. CPO तो इनका हो ही गया है और CGL भी हो जाएगा इनका, तो बहुत अच्छी बात है. और ये हमारे अजय हैं और जो हमारे ग्रुप के एडमिन भी थे. बहुत अच्छे से इन्होंने ग्रुप को संभाला था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. जितनी खुशी आप लोगों को टीचर से मिलती है ना, आप लोगों को नहीं लगेगा उससे ज़्यादा खुशी हम टीचर्स को अपने स्टूडेंट से मिलती है. और मैं इस दिन का वेट कर रही थी. जनरली मैं क्लास में अपने बच्चों से बोलती हूँ ना, हमारे बिहार वाले स्टूडेंट्स, भाई सिलेक्शन लेकर जब भी आओगे ना तो सत्तू लेकर आना. राजस्थान वाले बच्चों को मैं बोलती थी मिल्क केक लेके आना, घेवर लेके आना. तो आज राजस्थान से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे मौका मिल गया है मिल्क केक और घेवर का. तो आज स्टूडेंट्स लेके आए हैं, तो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ये राजस्थान का मिल्क केक है जिसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी. तो मैं तो यही विश करूंगी ना कि मुझे भर भर के ये मिल्क केक, घेवर, बंगाल से रसगुल्ला, बिहार वाले स्टूडेंट सत्तू, उड़ीसा, मतलब मिलते रहे. ठीक है, जब भी दिल्ली आइए सिलेक्शन लेके एकदम आके मिलिए, बिकॉज यू डोंट नो, दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. ठीक है, तो चलो हम स्टूडेंट से बात करते हैं. ठीक है, स्टूडेंट से बात की जाए. ये केशव है, केशव आपसे शेयर करेंगे. चलिए केशव, बताइए आपने कहाँ से कोचिंग ली थी, कैसे कैसे तैयारी आपने की, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट से तो सिलेक्शन होता नहीं है. आपके सिलेक्शन में चारों सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट रोल रहा है. तो केशव एक बार आप बताइए, स्ट्रेटजी शेयर करिए. तैयारी तो हमने मार्च 2020 में शुरू की जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था. हमने शुरू में जैसे हमारे जो कॉलेज के क्लासमेट्स थे वो पहले आए थे SSC की तैयारी करने. तो हमने उनसे पूछा कि SSC की तैयारी करनी है तो क्या मतलब कौन सा टीचर बेस्ट रहेगा. तो उनमें से मतलब एक ने बताया हमको कि इंग्लिश के लिए तुम रानी मैम की क्लास ले सकते हो, यूट्यूब पे भी पढ़ाती हैं और अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास भी लेती हैं मैम. ओके, तो शुरू में आपने फ्री क्लासेस देखा? हाँ, शुरू में हमने फ्री क्लासेस देखा. अब यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब से हमने पहले कोर्स पूरा किया, जो मतलब जैसा हमने थीमेटिक वीडियो करा रखे हैं और फ्रेजल वर्ब्स का आपने प्लेलिस्ट बना रखी है हर चीज़ की. तो वो पहले हमने कंप्लीट की. उसके बाद जो इससे पहले हमने मतलब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, पर हमारा उसमें सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था लॉकडाउन की वजह से. ओके. तो लॉकडाउन लग गया. उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो हमने आपकी क्लासेस स्टार्ट की. जो टॉपिक बचे हुए थे वो कंप्लीट किए और फिर आप तो डेली उसमें क्लास देती हो और बाकी का मतलब हमने प्लेलिस्ट बना रखी है. उनमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने देखा. ओके, चलो आपने तो ऑफलाइन कोचिंग भी ली है, आपने तो ऑनलाइन भी लिया, आपके पास तो दोनों का एक्सपीरियंस है. तो जनरली हमारे बच्चों का कहना होता है ना कि मैम ऑनलाइन में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, ये है वो है. तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आप दोनों ले चुके हो? अच्छा, पहले तो केशव मुझे बता दो आपकी बैकग्राउंड क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है? हिंदी मीडियम है. तो आपको दिक्कत आई इंग्लिश में खास करके? मतलब ऐसा कोई बैरियर नहीं है ना कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली, ऐसा तो कुछ है नहीं. आप आराम से कर सकते हो, जितना भी ज्यादा सारा खेल है प्रैक्टिस का. प्रैक्टिस का खेल है और जो मतलब ये है कि कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, मॉक देने हैं. इन सब से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है, बच्चों में कंपटीशन की भावना वो डेवलप होती है. वो डाल. अच्छा बताओ कि ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन है, ऑनलाइन में? हमें तो नहीं लगा. ऑफलाइन में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और ऑनलाइन में तो क्या है, घर बैठ के पढ़ रहे हैं तो जाना वाना नहीं है, कहीं जाने आने का टाइम बचता है. और जैसे हम घर बैठ के क्लास लेते हैं, क्लास ऑफ करने के बाद अपना खाना वाना खाते हैं और फिर तुम मतलब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह है. डिस्ट्रैक्शन है पर मतलब कंट्रोल कर सकते हो कुछ कंट्रोल. चलिए अजय, आप बताइए मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन. मेरे लिए बेटर ऑनलाइन रहता है. डिस्ट्रैक्शन हर जगह होता है, ऑफलाइन में भी डिस्ट्रैक्शन है, वहाँ पे भी साथ में प्रयास रहते हैं, ईयर्स रहते हैं काफ़ी ज़्यादा. तो
मेल फीमेल का रहता है कई बार वहाँ पे भी, तो सब हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, ऑनलाइन में भी है। और कई बार क्या होता है ऑनलाइन जब घर से पढ़ते हैं तो कई बच्चों को लगता है कि मेरे घर में दिक्कतें हैं, मतलब घर में झगड़े वगैरह, उनसे भी मेंटली प्रेशर पड़ता है कई बार। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही घर में हो, सब जगह हमारे घर में भी होता था कई बार। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि कैसे आपको मैनेज करते हैं, कैसे अपने आप को कर लेते हो। और अगर एक बार आपने मन बना लिया है ना तो नथिंग कैन स्टॉप यू। बिल्कुल ओके बाकी सारे एक्सक्यूजेस ना, और कोई आपकी एक्सक्यूज सुनने के लिए नहीं बैठा है। पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको लास्ट में रिजल्ट ही चाहिए। ओके और वो सब नहीं है, आपका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आया, क्या है अभी तक जो आपने किया ना, वो मायने नहीं रखता है। बोलते हैं ना लास्ट में जो जीता वही सिकंदर। लास्ट में आप जम के मेहनत कर देते हो ना, तो अल्टीमेटली यू आर द विनर। जितना भी आप इंटेलिजेंट हो, अगर आपने नहीं क्वालिफाई किया ना तो कोई आपको इंटेलिजेंट नहीं मानेगा। आपकी जर्नी कोई नहीं देखता कि कितनी डिफिकल्ट रही है। लास्ट में आपका अगर आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है तो वहीं पे आपको जो भी है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सब वहीं पे बोलने के लिए आ जाते हैं। अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया तो दम बधाई देंगे, और नहीं करा तो सुनाने के लिए भी बहुत आएंगे, ताने देने के लिए। और आप लोग स्ट्रैटेजी मांगते हो ना स्टूडेंट्स, ये दोनों बच्चे भी ना मुझसे पिछले साल तक स्ट्रैटेजी ही मांग रहे थे कि मैम स्ट्रैटेजी बताइए। देखो कैसे चीजें बदल जाती है। अपने आप पे भरोसा रखो, मेहनत करो। लास्ट ईयर तक ये भी स्ट्रैटेजी पूछते थे, और आज इन्होंने मुझे मौका दिया है स्टूडियो में कि मैं इनसे आपकी मतलब इनकी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करूं। ओके जो स्ट्रैटेजी इन्होंने फॉलो किया था वैसे सबकी स्ट्रैटेजी सेम नहीं होती है, अपना कंफर्ट लेवल देखना है आपको। ओके बट कुछ चीजें होती है जो आपको फॉलो करना है, जैसे कि नोट्स बनाना है। ठीक है हमारा जो एग्जाम है, हमारा कोचिंग्स बहुत सारे ऑनलाइन आ गए हैं, बट पढ़ने का कुछ चीजें ट्रेडिशनल भी होता है। नोट्स बनाना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। तो केशव अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में तो आप जैसा बोल रहे हो कि मेरी हिंदी बैकग्राउंड रही है, तो शुरू में आपको दिक्कत आई होगी। शुरू में मैम दिक्कत तो जैसे ये है कि आप टॉपिक कराते हैं, टॉपिक समझाते हैं, तो हाँ जैसे हमारे बच्चों का कंप्लेन होता है ना कि मैम जैसे कि एरर्स, पढ़ने के बाद भी एरर्स बनाने में दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में नहीं बनने लगेगी। आपने जैसे कोर्स पूरा कर लिया, आप सोच रहे हैं कि एरर्स में बना दूं, तो ये तब आपको मेरे पे गुस्सा आ रहा होगा कि आखिर मैम ने क्या पढ़ाया, एरर्स वो डिटेक्ट करना वो बहुत मतलब स्टार्टिंग में इतना जल्दी नहीं कर पाते। आपने टॉपिक को फंडामेंटल कोर्स कर लिया पूरा, तो जो एरर वो है क्या प्रैक्टिस ही है, वो धीरे-धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको जब प्रैक्टिस इतनी हाई हो जाती है तो आपको सेंटेंस दिखते ही एरर दिख जाता है। पता चला नहीं, बार राइट जो मैं अक्सर अपने बच्चों को बोलती हूँ, लेकिन ये बोलेंगे ना तो ये ज्यादा प्रभावशाली होगा। हो सकता है बोलोगे अरे मैम तो ऐसे बोल के चली जाती है। कोर्स आप लोगों ने ये तो महसूस किया होगा कि अजय कि कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद ये नहीं सोचना है कि आपका एरर्स बनना शुरू। बिल्कुल नहीं। जैसे कई बच्चों की क्वायरीज आती थी मेरे पास भी, आपने एडमिन बनाया था, काफी बच्चे पूछते हुए थे आपके रिलेटेड डाउट्स। तो कई बार क्या होता है वो कोर्स पूरा कर लेते तुरंत पूछते हैं कि यार डाउट नहीं बन रहे मेरे। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत डाउट्स बनने लगता है, कभी भी नहीं होता है ऐसा, टाइम लगता है फ्लो बनने में। और जब प्रैक्टिस एक बार अच्छे से हो जाएगी, अब सेंटेंस पढ़ते ही समझेंगे कि यहाँ से कुछ गड़बड़ है। शुरू में आपको ना लगता होगा सब ब्लैंक, जब क्वेश्चन आपके पास आता होगा तो यही लगता होगा अरे क्या कैसे पता चलेगा कहाँ पे नाउन का एरर है, कहाँ पे एडजेक्टिव का एरर है। शुरू में सब दिक्कत आती होगी, बट आपने ये फील किया होगा कि जब धीरे धीरे सेंटेंसेस आना शुरू हो जाता है तो फिर आपको पता चलने लगता है उसमें कि हाँ इसमें यहाँ पे एरर है, इसमें यहाँ पे एरर है। तो फिर आपको मतलब दिमाग उस तरह से ढल जाता है, मतलब हम देख के ही हमको पता चल जाता है कि एरर कहाँ पे। मतलब ये इन अ नटशेल मेन है सारा चीज प्रैक्टिस का। बस आप भरोसा करिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, 0 भी आ गया ना कोई दिक्कत नहीं, बस आप क्लास में टिके रहो। कब आपका 0, 10, 15, 20, 30 में हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रखना है। इम्प्रूव होगा, बिल्कुल होगा। किसी की बीमारी क्रॉनिक होती है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, किसी का इम्प्रूवमेंट जल्दी हो जाता है। बट आप लोग क्या करते हो ना, तुरंत हार मान लेते हो। ठीक है, और चलो बात कर लेते हैं वो कैप की। वो कैप की मैम ये है कि आपने जो बैच कराया है, जैसे आपने यूट्यूब में भी कराई है, तो यूट्यूब में भी आपने निमोनिक्स बना के याद करना है। बाकी आपने समुद्र मंथन बैच जो उसमें अनअकैडमी लाए थे आप, समुद्र मंथन बैच, तो उसमें आपने ओनली वोकैब कराई है। वो जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, फिर उसके बाद उसकी जो इडियम्स होती है उससे रिलेटेड, तो हमने ये मतलब बहुत अच्छा सेट किया हुआ है। समुद्र मंथन बैच बेस्ट था मेरे वोकैब के लिए, सबसे बेस्ट। कोई भी पूछता है मैं वही बेस्ट सजेस्ट करता हूँ सिर्फ। और समुद्र मंथन बैच आई थिंक काफी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन ये भी है कि सिर्फ समुद्र मंथन बैच पढ़ देने से नहीं होगा, मैं तो पढ़ा दूंगी, रिवीजन करना है, रिवीजन प्रैक्टिस दोनों जरूरी है, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता। और क्योंकि बच्चे को कंप्लेन होता है ना कि मैम हम भूल जाते हैं, तो भूलते तो आप लोग भी हो, अब आप ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है भूलने की, लेकिन हार नहीं मानना है, डिपेंड नहीं करता कि आपने रिवाइज कितनी बार किया, जितनी ज्यादा बार उतना अच्छा, मतलब आप सेट हो जाएगा दिमाग में, आप मतलब नंबर से बोलने लगोगे कि किसी ये है। अब तो बच्चे मुझसे भी ज्यादा अच्छे से समुद्र मंथन में ना, वो मुझसे आगे निकल गए हैं, समुद्र मंथन में नहीं, वो कैब में। अब मैं भूल रही हूँ और बच्चों को याद रह रहा है, तो यही दिन का तो मैं वेट कर रही थी कि बच्चे मुझसे आगे निकल जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप चलिए केशव और बताइए कि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैं भूल गई, क्लोज टेस्ट, दोनों से बात करूंगी क्लोज टेस्ट से रिलेटेड। स्टार्टिंग में तो मैम ये समझ नहीं आता था कैसे करना है, तो क्या कैसे करना है। जब मैं पहला दिन क्लोज टेस्ट लाती हूँ ना, तो बच्चे बोलते हैं ना मैम ये क्लोज टेस्ट होता क्या है, ये कैसे सेलेक्ट करना है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है मैम। तो फिर मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, क्योंकि मेरे को पता है, एक्सपीरियंस है कि ये धीरे धीरे एंजॉय करेंगे, टाइम लगेगा। और मैं आपसे 50 क्लोज टेस्ट मांगती थी, बस 50 क्लोज टेस्ट मेरे साथ बनाओ, धीरे धीरे कुछ मत सोचो दिमाग में नंबर नहीं आ रहे, मैडम तो ये बता देती है कि ये मैं कैसे पहचानूं इसमें क्या है आंसर। तो हमने कहा था कि लगे रहो तुम, और शुरू में आपको लगेगा कि एक नहीं है, मेरे पास मेरे नंबर नहीं आ रहे, और जैसे कंटिन्यू करते रहेंगे बहुत ज़्यादा 50-100 के लगभग पहुँचेंगे, तो मतलब एवरेज मार्क्स आने लगते हैं उसमें। और क्लोज टेस्ट के बारे में ये भी है ना कि इतना जल्दी क्लोज टेस्ट को गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। ओके, क्लोज टेस्ट में टाइम लगता है, बट आप लोग बीच में ही छोड़ देते हो, फिर एक साल बाद लौट के आओगे। और क्लोज टेस्ट का, जैसे आप लोग तो मेंस के स्टूडेंट्स फेस किए हो, ये क्लोज टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत ज्यादा। मेंस में आप जितना भी ज्यादा ग्रामर पढ़ के चले जाओ, क्या है, कुछ होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली क्लोज टेस्ट है आपका, PQRS है, मेजर पोर्शन उसी का, उसका भी एक क्लोज टेस्ट का। और शुरू में होता है क्या है, कई बार बहुत कम मार्क्स भी आते हैं, 1 भी आते हैं, 2 भी आते हैं, 0 भी आ जाता है कई बार, तो उसमें हार नहीं माननी होती। कई बार क्या करते हैं, कम आ रहे मार्क्स तो छोड़ देते कुछ टाइम के लिए, गैप दे देते, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, कंटिन्यू रखो, चाहे 2 आए 3 आए, लेकिन होगा। कई बार क्या होता है कि कोई ऑप्शन होता है उसमें कई बार सेम टाइम पे आंसर नहीं मिलता, उसका आगे का भी पढ़ेंगे तो भी आंसर मिल जाता है, उससे आइडिया लग जाता है, सेंस समझना होता है पूरे क्लोज टेस्ट का, क्या कहना क्या चाह रहे क्लोज टेस्ट। बहुत अच्छी बात है, तो आपने बहुत अच्छे से सिखाया था, हमें बहुत बढ़िया लगा था आपके तरीके से सिखाने का। क्लोज टेस्ट जो है ना, उसमें क्या करना, थोड़ा सा टाइम देना। अब कल मैं प्लस पे क्लास ले रही थी, तो मुझे एक बिहार के बच्चे से बातचीत हो रही थी, बोल रहे हैं कि मैम आप बस मुझे मौका दो, वो शायद स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं कि मेरा क्लोज टेस्ट मुझे नहीं लगता था कि कभी इम्प्रूव होगा, और मैं उस बच्चे से बात करके ना मैं इमोशनल हो गई। कल मैं स्पेशल क्लास में ले रही थी, वो बच्चा बोल रहा था मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता था, मैंने छोड़ दिया था क्लोज टेस्ट कि मेरा नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन अब मेरा क्लोज टेस्ट में 10 में 8-9 आ रहा है। देखो 10 में 10 सोच के तो नहीं आना है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। तो मैं तो 10 ही लाने हैं, फिर उसमें क्या काम अपने पर प्रेशर रहता है और गलत भी कर देते हैं, गलत भी करते हैं, यू आर राइट। वो जो चीज है ना कि आप जब भी एग्जाम देने जाते हो ना, मेरे को इतना लाना है, इसमें ये लाना है, बहुत अच्छी बात बोली, वो नहीं, मेरे को अपना बेस्ट देना है। नहीं तो कई हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ के गड़बड़ परफॉर्म कर देते हैं, वो एकदम प्रेशर में कि इस बार मेरी तैयारी जबरदस्त है, ठीक है, मैं तो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करने होगा, तो ये जो प्रेशर है छोटी छोटी एरर्स आपको करवा देता है। बस एग्जाम में ये सोच के जाना है कि आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, ठीक है केशव। तो और एक चीज और आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक दिक्कत बच्चों में ये होती है कि अगर इम्प्रूवमेंट होने लगती है, जब स्कोर उनका अच्छा नहीं लगता है, तो अब स्कोर ऐसे वेरी करता रहता है, जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट रहे, तो वेरी कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि अगर अच्छा आ रहा है स्कोर तो कांस्टेंटली अच्छा आएगा। कई बार क्या होता है एकदम से गिर भी जाता है, तो उस जगह पर डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होता है, काफी ज्यादा जरूरी है। और कई बार क्या करते हैं बच्चे हाथ से ज्यादा पढ़ लेते हैं, उसमें भी दिमाग है थक जाता है ऑब्वियसली। उसमें ये है कि हम लोग फर्स्ट में रीड करते हैं उसको प्रोसेस को, उससे एक तरह से कुछ तो होता है, स्टोरी बेस्ड होता है, उसको पता चल जाता है कि क्या कहना चाह रहा है पास्ट में स्टोरी, तो कैसे कैसे टाइम जाएगा और कहाँ पे क्या क्या फिट होगा। और ये सब ना लक की भी बात हो जाती है, ऑप्शन फिल करते हैं। जैसे प्री की बात करूँ ना, कुछ के एग्जाम्स में ना क्लोज टेस्ट बहुत इजी आ जा रहा है, तो वो बेचारे क्या वो पूजा पाठ करते हैं हर दिन, लकी होते हैं, और कुछ में बहुत टफ आ जा रहा है,
तो क्या करोगे, ये तो सारा लक की बात हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर मेंस में तो फाइनली सबको आना ही है। मेंस गेम चेंजर होता है पूरा। मेंस गेम चेंजर है। और देखो प्री में भी ना नंबर तो जीएस में उसमें अच्छा प्री है। में, हाँ, और प्री में अच्छा नंबर लाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू कि जीएस को आप लोग इग्नोर कर देते हो। इग्नोर नहीं करना है कभी भी। देखो एक चीज और है, किसी एक सब्जेक्ट के बल से तो आप बल पे तो आपका एग्जाम निकलने वाला नहीं है। हर टीचर का इतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, हर सब्जेक्ट का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो मेरी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है ना कि जीएस को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि इंग्लिश में अच्छा अच्छा नंबर ले आए और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी खुशी तो आपके सिलेक्शन में है। इंग्लिश में 190 लाके मेरी खुशी नहीं है, मेरी खुशी आपके सिलेक्शन में। तो चलो जीएस के बारे में क्या करो। जीएस की हम ये है कि स्टैटिक के लिए ट्यूशन जो है ट्यूशन बुक, उसमें टॉपिक है जो जो आते हैं प्रीवियस में वो देख के कवर कर सकते हैं। हिस्ट्री के टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और पॉलिटी है, पॉलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही। और जीएस में आपको मतलब सेल्फ स्टडी करना है, हाँ, सेल्फ स्टडी करना है, रिवीजन करना है। स्टडी का तो करंट अफेयर कितना स्कोर था आपका प्री में? 22 था। 22 था। और आपका 19.5। 19.5 था। Yes, ma'am. ओके, तो कैसे कैसे क्या किया था? मैम मेरे लिए तो जीएस बेस्ट था। अकेडमी पे ऑनलाइन टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाए थे, तो करंट और स्टैटिक दोनों पोर्शन मेरा काफ़ी ठीक हो गया था, एंड उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ था। जीएस में काफ़ी हेल्प मिली थी। जीएस से स्कोर मोस्ट होता है कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग उसमें मैक्सिमम बच्चे स्कोर कर लेते हैं, एवरेज से ऊपर आ जाएगा, लेकिन जीएस में जो ज़्यादा लेके आएगा उसको एज मिल जाएगी आगे जाके। उसमें फिर मेंस में उसके पास प्रेशर नहीं रहेगा उस कैंडिडेट के ऊपर कि मेंस में एक्स्ट्रा स्कोर करने, नहीं, उसमें अगर एवरेज स्कोर भी करता तो उसके पास फिर भी एज रहेगी एंड तक। हाँ, एक मतलब ठीक ठाक स्कोर ले आना है जीएस में। अब ऐसा नहीं है कि सिंगल डिजिट में ले आना। एक स्टूडेंट है हम लोग के बैच में थे ना, अभी भी है मेंस में अभी मेंस का जो एग्जाम है उसमें 182 इंग्लिश, 181 मैथ्स। मैं वो स्टूडेंट का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन वो अगर सेशन देखेंगे तो समझ जाएंगे। और जीएस में प्री में मेंस में तो अच्छा नंबर आया है उनका, बट प्री में उन्होंने जीएस में 7 मार्क्स लाया था। तो कहीं ना कहीं ये आपको पीछे लेके चला जाएगा। देखो आपने मेंस में बहुत अच्छा लाया है और आपका डिस्क्रिप्टिव में भी मुझे पता है अच्छा लेकर आओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन हो भी जाता है तो हो सकता है मनपसंद पोस्ट ना मिले। तो जीएस ठीक है, मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरा मेन मोटिव आपका सिलेक्शन है। तो नो डाउट जीएस आप लोग, और बच्चों का कंप्लेन होता है कि मैम कितना पढ़े, और इतना पढ़ते जाते हैं ना फिर भी हमने जो पढ़ा उसमें से नहीं आया, तो क्या इसके लिए क्या बोलना चाहोगे? उसमें तो जीएस बहुत ज्यादा वास्ट है, मेजर टॉपिक्स अपने ऊपर होगा। फोकस अपन डेली करते रहेंगे कारण तो ठीक है, नहीं अगर इकट्ठा करेंगे तो वो बढ़ जाता है। और हम जीएस के टीचर्स के लिए ना बहुत बड़ा एक चैलेंज, हम इंग्लिश और मैथ्स के टीचर का सिलेबस फिक्स क्राइटेरिया है कि पढ़ाना वही है, तो जीएस के टीचर का बहुत बड़ा चैलेंज है। और कभी कभी क्या होता है ना, पेपर सेटर वाले का कोई दिमाग का ठिकाना नहीं है, वो कहीं से भी पूछ दे, और फिर ना अल्टीमेटली बच्चे आके ब्लेम करते हैं किसको? टीचर को। गलत बात है ना, गलत बात है। टीचर ने अपना बेस्ट दिया, टीचर ने बेस्ट दिया, और टीचर भी तो अपना सब चीज, जीएस के टीचर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, हर दिन उनको पढ़ना होता है। तो आप देखो कुछ भी हो, आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन आप अपनी तैयारी डेली बेसिस पे करेंगे तो ठीक रहेगा। और करंट भी वो करंट नाम में ही रह गया, 2 साल का करंट भी आ जाता है। एक साल पुराने 2 साल पुराने तक दे देते हैं कई बार, तो उसमें ज्यादा टीचर को भी अपना रखना पड़ता है कि पुराने करंट में से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाए हो। दैट इज अ बिग चैलेंज। जीएस के टीचर को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डेली अप टू डेट रहना पड़ता है, उससे भी करंट से स्टैटिक पार्ट भी चेंज होते रहते हैं कई बार, तो अपडेटेड क्वेश्चन उसे देना पड़ता है टीचर को। अच्छा, जब आप लोग तैयारी कर रहे थे तो बीच बीच में कुछ नेगेटिव वाले फीलिंग्स आते होंगे, बिल्कुल आते हैं, थॉट्स वगैरह आते थे, तो क्या कर सोचते थे? चलो अभी तो एसएससी ने बहुत एग्जाम सब टाइमली लेना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद तो कैसी फीलिंग्स आती थी? छोड़ दिया जाए ऐसा टाइप? अच्छा, छोड़ने वेरी हार नहीं माननी होती उसको, हमको मतलब कंटिन्यू करना है। ये इस बार नहीं होगा तो अगली बार होगा, तो मतलब अभी ये तो है नहीं कि मेरी एज पूरी हो गई है। ओके। अच्छा चलो, एक बार केशव बता दीजिए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अलवर राजस्थान से। और फैमिली में कौन कौन है? पापा मम्मी और हम 2 भाई हैं और 1 बहन है। आपने बताया आपके छोटे भाई भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो मैं तो चाहूंगी ना कि कुछ दिन बाद वो भी मुझसे यहाँ और भी मिठाई लेकर जो बचा हुआ है वो लेकर आए। ओके, तो एसएससी का कैसे सोचा आपने कि मुझे एसएससी का ही प्रिपरेशन करना है?
एसएससी का मैम ये लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद एसएससी का हमने ये एग्जाम दिया था तो फ्री हो गया था हमारा, 2019 में फ्री हो गया था हमारा। ओके कट ऑफ पे फ्री हुआ था वो, मतलब हम ऐसे ही एग्जाम देने गए थे, 108 कट ऑफ थी, हमारा 109 आए थे। ओके, एकदम बॉर्डर लाइन पे थे। मतलब बिना किसी तैयारी के, क्या हम मैथ से बैकग्राउंड था हमारा, तो मैथ और रीजनिंग वगैरह ठीक थी, इंग्लिश उतना ठीक नहीं थी पर नंबर भी उतने ही आए थे, तो उसमें फिर हमने मेंस की तैयारी स्टार्ट की। ओके, और फैमिली का क्या कैसा सपोर्ट था? पेरेंट्स वगैरह से डांट वाट पड़ते रहते थे कि उसकी नौबत नहीं आती थी? हमको हम शुरू से मतलब सिंसियर स्टूडेंट थे। परसेंटेज शुरू से ठीक है हमारे। पेरेंट्स वगैरह का सारा सपोर्ट था आपने? ग्रेजुएशन में हमें 83% थी मैथ ऑनर्स में। ओके ओके, चलो बहुत आपके पास बहुत अच्छा चीज़ है, 2 एग्जाम है, मतलब 2 जगह आपका सिलेक्शन हुआ, तो अल्टीमेटली आई थिंक आप सीजीएल ही चूज करोगे। सीजीएल चूज करें, सैलरी भी थोड़ा ज़्यादा है। ओके ना, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम सिक्योर जॉब। ओके, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर हमने फिल किया फर्स्ट प्रेफरेंस, तो लगता है वही मिल जाएगी, तो उसमें क्या है कि हमको फील्ड और डेस्क दोनों का वो मैं तो ये नहीं कि आपको मोनोटोनस जॉब है, पूरी डेस्क की जॉब है, फील्ड का भी उसमें हम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा उसके अंदर। एक्सपीरियंस। आपने कौन सा प्रेफरेंस डाला था? फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी एएसओ सीएसए है, उसके बाद जीएसटी इंस्पेक्टर है, एक्साइज। ओके, जीएसटी इंस्पेक्टर, बहुत बहुत अच्छी बात है, और आपको आई थिंक मिल भी जाएगा, आपका हाँ, स्कोर वगैरह अच्छा है। अच्छे थे, और 2021 वाला जो भी गया उसमें और ज्यादा अच्छा स्कोर है, तो उसमें बिल्कुल डिजायर्ड पोस्ट है नहीं, जो मैं चाहता हूँ वो मिल जाएगी लोकेशन के साथ। बहुत अच्छी बात है। टीचर चाहते क्या है स्टूडेंट्स का ना, आप लाइफ में एसएससी की तैयारी करनी थोड़ी है, जल्द से जल्द सिलेक्शन लो, और आपका लाइफ का यही मोटिव होना चाहिए ना, मैम से जल्दी छुटकारा मिले, अनअकैडमी से कर रहे हो वहां से छुटकारा मिले, भाई ये क्लोजर से छुटकारा मिले, क्योंकि लाइफ में एक पॉइंट पे आके ना आपको अपनी जॉब लेनी है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। बिल्कुल, फिर दोबारा नहीं दोगे ना कोई एग्जाम, अब नहीं, 20 नहीं देना है, दूसरे बच्चों के लिए भी छोड़ देना है, ठीक है? पोस्ट मिल गई तो फिर उसमें मनपसंद पोस्ट आपको मिल गया है, तो फिर उसको करने की जरूरत नहीं है, आप अपने लाइफ को एंजॉय करिए। उसमें मतलब ये थोड़ी कि एग्जाम ही वो क्या होता है, ये लाइफ थोड़ी है कि सुबह आ जाओ मैम का क्लास में क्लोज टेस्ट पढ़ने, मैम का क्लास क्लोज टेस्ट से शुरू हो रहा है, वो कैप से खत्म हो रहा है, लाइफ में बहुत सारी चीजें एंजॉय करने के लिए। अच्छा चलिए, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप तो दिल्ली से ही हो? दिल्ली से ही हूँ मैं, मदर फादर हैं, हम 3 सिबलिंग्स हैं, 2 भाई और 1 छोटी बहन। छोटी बहन 10 साल की है अभी, वो भी अच्छे से पढ़ती है, भाई भी डिफेंस के लिए कर रहा है, इंग्लिश आपके लिए आपके थ्रू ही करवाया था, इंग्लिश भी मैंने उसका। ओके ओके, चलो तो बहुत। और आपको तैयारी करने के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आए? प्रॉब्लम्स में हर जगह आती है, अब उसमें भी कई बार क्या होता है, जो मॉक्स में, एक तो मॉक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक्स में जब स्कोर गिरने लगता है पेरेंट ताकते हैं, वो बिल्कुल कॉमन है, बस उसको लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना। कई बार क्या होता है, बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं, पेरेंट्स डांट रहे हैं, स्कोर कम आ रहा है, तो उसमें ऐसा कभी नेगेटिव नहीं मत सोचो, डांटना काम है उनका। और इंडियन पेरेंट्स का क्या है, खुश होंगे तो कभी जताते नहीं जल्दी से। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, जल्दी से जताते नहीं, तो अगर अच्छा स्कोर है वो बताएंगे, तो ऐसा नहीं कि वो खुश नहीं है, खुश होते हैं मन ही मन, तो ये मान के होता है ना, ज्यादा तारीफ कर दूंगा तो पढ़ना मत बंद कर ढीला हो जाएगा। तो ऐसा करिए, अपनी तैयारी बस घमंड करने तैयारी बस अपनी टॉप पे रखो, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे डेली का 6 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो डेली। डेली है, कंसिस्टेंसी मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि दिन रात बैठ के पढ़ ही रहे हो, क्वालिटी टाइम आपको पढ़ना है। और क्या आपने क्या किया था, चारों सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चला था, या पहले 2 फिर बाद में 2 सब्जेक्ट? पहले मैंने 3 लिए थे, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, उसके बाद मैंने जीएस करा था। ओके, और आपका किशन? मैथ रीजनिंग इंग्लिश ये ऐसे किया था, जीएस मतलब जब हमारी मैथ रीजनिंग इंग्लिश में मतलब एवरेज से ऊपर तैयारी हो गई थी, फिर आपने जीएस अपना। और जीएस तो हर दिन पढ़ने की चीज है, फिर हम लोग पढ़ते थे जीएस। ओके ओके, तो चलो, अब जब रिजल्ट का पता चला पेरेंट्स को, तो क्या रिएक्शन था? अभी तो पोस्ट आपको मिल जाएगा मनपसंद। रिएक्शन वही, अब खुश तो थे, अब बताते नहीं है जल्दी से, और जैसे लास्ट में ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब मिठाई बटेगी लास्ट में, तो अभी तो फाइनलाइजेशन में भी और रहता है। हाँ, शुरू में नहीं बांट देना, वैसे मिठाई बांटने वाला आ भी गया है टाइम, बट आराम। केशव के फादर से मेरी बात हुई थी एंड ही वाज वेरी हैप्पी। ओके, बहुत बहुत हैप्पी थे, बट इनका तो 2 जगह हो गया है, और वो चाह भी रहे थे कि सीजीएल हो जाए। और कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि जैसे लास्ट ईयर आपका सपोज मैथ्स और इंग्लिश में अच्छा नंबर आया और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो,
और आप अच्छे पोस्ट के लिए फिर 1 साल और एग्जाम देते हो। हाँ। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको लगता है अरे पिछले साल तो 180s में आया था तो इस बार तो 190 आ जाएगा, आप अपनी तैयारी को लेकर ढीले पड़ जाते हैं और कभी कभी उल्टा हो जाता है, कम भी हो जाता है। हाँ, फिर दूसरे में बात ये इस बार मेरे साथ हुआ था एक्चुअली, आपके साथ हुआ है? हाँ। क्योंकि पिछले बार मेरा मैथ में स्कोर कम था तो मैंने इस बार मैथ में ज्यादा फोकस रखा, इंग्लिश में थोड़ा सा कम करा, तो इस बार स्कोर इंग्लिश में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, ज्यादा टोटल स्कोर तो अभी काफी अच्छा बन आपका चुका ये है। वाला एग्जाम में इंग्लिश वाला में 182 था 182.5। और हाँ, मैथ्स कितना था? मैथ्स काफी कम था, 150 की सीरीज में था। ओके ओके, चलो इस बार आपने इस बार मैथ का काफी अच्छा होगा। इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार हो, थोड़ा अच्छा ही है कंपैरेटिवली, एवरेज स्कोर से देखा जाए तो। टोटल स्कोर भी दोनों ने मैथ और इंग्लिश में मिलकर ही बढ़ाया मेरा, और Okay, काफी ज्यादा स्कोर अच्छा हो चुका है तो इस बार आप में। देखो जो भी हमारे बिगनर्स है, ठीक है, जो एसएससी की दुनिया में पहला कदम रख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आप देखते हो ना अनअकैडमी प्लस पे आते हैं, आप देखते हो कि जब मैं पढ़ाते भी रहती हूँ ना उस दौरान भी कमेंट्स आते रहते हैं वो बेकार कि इतने सारे टीचर्स हैं, मैं किसको ज्वाइन करूं। अच्छा, अनअकैडमी का फीलिंग कैसा था जब आप लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया था? तो इतने सारे टीचर्स देख के आप लोगों को भी कंफ्यूजन हुआ? नहीं, इंग्लिश का तो हमारा फिक्स था कि आपसे करेंगे, आपके हमारा फिक्स था। ऑलरेडी हम सॉर्टेड थे, वो पहले तो आपसे मतलब आपकी स्पेशल क्लास और यूट्यूब वाली क्लास ही देखी थी हमने, फिर उसमें आपका तो फिक्स इंग्लिश मैथ का और इंग्लिश का फिक्स हो चुका था कि आपसे ही पढ़ना है। फिर जब प्लस सब्सक्रिप्शन लिया तो थोड़ा शुरू में एक्सपेंसिव लगा, लेकिन उसमें इतने सारे टीचर्स है, इतना सारा हाँ, ये भी कंटेंट होता है, है। बच्चे बोलते हैं मैम अनअकैडमी का फी बहुत ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक बार जब प्लस लोगे और कंटेंट देखोगे, इतना वर्थ इट कंटेंट मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा बिल्कुल भी। वहां पे आपको तो वही है, बच्चों को मैं वही बोलती हूँ कि एक बार आप क्लास में आओ तो, और घर बैठे बैठे आपका हो रहा है तो कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, इट्स अप टू यू। देख लो आप अपने, जैसे कोई किसी को फोर्स तो कर नहीं सकता, जज आपको करना है, बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि जो भी बच्चा पहली बार आ रहा है, जो टीचर्स को लेके कंफ्यूज होता है, चलो आप लोगों का तो कंफ्यूजन ज्यादा नहीं था कि मुझे मैथ्स इससे पढ़ना है, रीजनिंग इससे पढ़ना है, लेकिन बच्चों को क्या बोलोगे जो पहली बार अनअकैडमी पे आते हैं? वो एक इंग्लिश टीचर के लिए बोलेंगे ना, या एक मैथ्स टीचर के लिए बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में बच्चे भर देंगे 5-7 मैथ्स टीचर। ऐसा कभी नहीं करना, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बस एक पे फिक्स हो जाए और उससे पढ़ो। कि शुरू में कई बार बच्चों की बहुत ज्यादा गलती होता है, एक महीना किसी टीचर से पढ़ेंगे, एक महीना किसी और टीचर से, तो इससे 3-4 मंथ यूं ही निकल जाता है और बहुत सारा प्रीशियस टाइम खराब हो जाता है। जिसमें सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए जिस टाइम पीरियड में, उसमें वो अभी तक ट्रायल ही लेते रहते हैं। फिर उसके बाद दोबारा पूछेंगे कि किससे पढ़े, तो वो गलत होता है, फिर दोबारा घूमते रहते हैं, वो नॉन प्लस हो जाते हैं, प्लस पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कंफ्यूज हो बच्चे। जाते हैं पूरी तरह से। और 5 टीचर से नहीं पढ़ना है, एक ही टीचर से पढ़ना है क्या? बिल्कुल। एक ही टीचर से पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा आप चार, लेकिन प्रेफर बच्चे वो भी करते हैं जिससे पढ़े हैं उसी के साथ प्रैक्टिस करें, वो बिल्कुल। काम इजी हो जाता हाँ, है। वो ठीक रहता है क्योंकि उसका आप उनको पता है कि कैसे समझाता है। कैसे समझाते हैं, और ठीक है अगर आपको मन भी है, क्या 5 टीचर का कोर्स करने से कोई फायदा नहीं, पढ़ा तो बिल्कुल सब भी चीज सेम रहे, हाँ। लेकिन अगर चाहो तो आप 2 टीचर का प्रैक्टिस ले सकते प्रैक्टिस हैं। में आप जैसे और टीचर भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस में सीखने को मिलता है, सबका नए अलग-अलग नए क्वेश्चंस होता है। वगैरह, नए नए क्वेश्चंस वगैरह आपको मिल जाएगा। और मॉक्स वगैरह कितना मॉक्स देते थे? मॉक्स तो एक मॉक्स में क्या है, सिलेबस कंप्लीट करते मॉक्स शुरू कर दो, ये वेट मत करो कि नोटिफिकेशन निकलेगा या फिर थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तब करेंगे, ऐसा कभी मत करो। सिलेबस कंप्लीट अपना मॉक्स शुरू कर दो, उसमें प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी। साथ हो रहे टीचर्स और गलती हो भी रही है, टेंशन नहीं लेना, ये सोचना हाँ। है कि अभी तो मेरी शुरुआत है। हाँ, मॉक्स के मार्क्स से डिमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होना। बिल्कुल भी नहीं, शुरू में कम नहीं आएगा ऑब्वियसली, अब सभी शुरुआत करते हैं शुरू में, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों के 50s में मार्क्स आते थे मैथ्स हाँ। में, और वो बच्चा 190 तक पहुंचा है। सबका होता है, मॉक्स नॉर्मल में है। आप जज भी कर सकते हो मॉक्स से ना, कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो कितना मेरे को आ गया आ रहा है और किस क्या topic में क्वेश्चंस ठीक है। एग्जाम में आ रहा है जिस अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा हुआ है। पैटर्न पता चल जाता है बच्चे को कि क्या क्या जरूरी है। कैसे पढ़ना है, मतलब किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पता चलता है मुझे। यस, बिगनर्स के लिए है, क्योंकि कई सारे बच्चे ना अपना 1 साल और वो सब वेस्ट कर देते हैं इधर उधर भटकने में। मेरे दोस्त ने ये बोला, भाई आपके दोस्त की स्ट्रेटजी अलग है, आपकी स्ट्रेटजी हाँ, सबकी सबकी अपनी होती है। अलग-अलग होती है, तो सबकी स्ट्रेटजी और ऑनलाइन में मैं बच्चों को ये बोलती हूँ ना कि ये दोनों बच्चे बहुत रेगुलर थे मेरी क्लास में, ठीक है, रेगुलरिटी बनाइए, ठीक है। आज मुझे बहुत अच्छा लग 2 रहा है साल इनको, फॉलो करा मैम आपको हमने, एक बार सिलेबस खत्म कर दिया, आपके सारे प्रैक्टिस प्रैक्टिस बैचेस में। इनको मैं Regular। जीरो के नाम से जानती थी, और इन लोगों को मैं सिर्फ वहाँ पे उसके प्रोफाइल नेम से जानती थी, छोटा सा नाम से जानती थी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स को अपने सामने देख के, और मैं विश करूंगी ना कि मुझे भर भर के स्टूडेंट्स मिले, दिल्ली आओ, सिलेक्शन लेके आओ,
कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का ये भी होता है कि मैम आप तो जो सिलेक्शन है उसी को बुलाते हो, आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं भी हुआ है, अगर आप दिल्ली आते हो तो आप आके मिल सकते हो, बट सिलेक्शन के बाद मिलोगे ना तो बात ही अलग है। फीलिंग अलग आती है बिना उसमें। सिलेक्शन का लेके आओगे, हो सकता है मैं डांट दूं, 10 वर्ड पावर पूछने लगूं। अब इन लोग से मैं वर्ड पावर नहीं पूछूंगी। Selection हो गया, आप क्या पूछे पूछे? लेके आना, मैं घर के गेट पे ही देखूंगी जॉइनिंग। तो आप आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, बट टीचर को वो खुशी है, स्टूडेंट को भी वो खुशी ना, एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो बात ही कुछ और होती है। ओके, तो चलिए केशव, और कुछ और शेयर करना चाहेंगे? एक टिप देना चाहूंगा मैम, बच्चे जब है ना मॉक्स देते हैं, कई बार करते हैं क्या, वो क्वेश्चन सिर्फ नोट करेंगे, ऐसा नहीं कि वो एक सिर्फ मॉक्स देने से स्कोर नहीं बढ़ेगा। आप फोकस करना चाहते हो एनालिसिस पे। एनालिसिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या गलत कर रहे हो तुम, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको जो गलत पोर्शन हो रहा है उसको दोबारा रिपीट करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, उससे स्कोर बढ़ेगा। जो तुम्हें आता है उसको तो ठीक है, उसको कम टाइम दे दो थोड़ा, लेकिन जो पोर्शन गलत आ रहा है, जो तुम्हारा बार बार गलती हो रही है, उसको अलग से प्रैक्टिस के लिए टाइम दो, ताकि उसमें इंप्रूवमेंट होगा, इंप्रूवमेंट से ही स्कोर बढ़ने वाला है। जो आता है उसमें क्या, उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस टाइम कम हो जाएगा। हाँ, एक कॉपी बना लो, बिल्कुल हर मॉक्स का एनालिसिस करो कि क्या क्या कहाँ मेरा बार बार रॉन्ग हो रहा है, मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, इस वजह से मेरा स्कोर स्टक हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि एनालिसिस करना बहुत जरूरी, नहीं तो पता चला कि इस मॉक में जो आपने रॉन्ग किया है ना, फिर फायदा क्या होगा। फिर से अभी मेरे पास एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से मेंस में, जो उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये स्टूडेंट्स इतना डेडिकेटेड है, उसका मेंस में पूरा एनालिसिस किया है 200 क्वेश्चन का, कि मैम मेरे क्लोज टेस्ट में ना इतना, ये क्लोज टेस्ट में इतना आया है, यहाँ ये रॉन्ग हो गया, पैसेज में ये रॉन्ग, इतना सुंदर से भेजा है ना। तो मैंने उसको बोला कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसका रिप्लाई करूंगी, कहाँ कहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत है। भाई स्टूडेंट जो थोड़े से जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं ना, वो समझ जाते हैं कि मुझे क्या करना है, इधर उधर की बातें नहीं सुनना। आप देखो कि आपकी जितना जल्दी, अभी तो एग्जाम्स वगैरह भी टाइम से हो रहा है, अभी जो हमारे दिसंबर एग्जाम वाले बच्चे जो प्री देने वाले हैं, तो अब तो टाइम कम बचा है, क्या गाइड करोगे हमें? लास्ट ईयर तो आप पूछ रहे थे स्ट्रेटेजी, चलो यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, क्या आप बताओ? अब तो कुछ न्यू सीखने का टाइम है, जो सीख चुके हो उसको पक्का कर लो बस अच्छे से। मैथ में होता है वो कैलकुलेशन से प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम टेकिंग कई बार हो जाता है वो मैथ्स में कैलकुलेशंस वगैरह का इंपॉर्टेंस है, तो उसको अंदर टाइम बचाना है। मॉक्स में हमेशा कोशिश करो 5 मिनट पहले तो मॉक खत्म होना ही चाहिए बिल्कुल। ओके, ये चीज जरूरी है। मॉक्स जब देते हैं, जैसे प्री का मॉक देते हो तो सेक्शन में डिवाइड करके अपना टाइम को उसमें ऐसे डिवाइड, जैसे रीजनिंग, हाँ प्री में टाइमिंग का प्रॉब्लम है, 4 सेक्शन है तो आप उनको पहले ही ये रखना है कि आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था आपने प्री में? पहले क्या किया था? जीएस पहले हमने रीजनिंग किया था, स्टार्टिंग में रीजनिंग किया था, तो रीजनिंग किया, उसके बाद हमने जीएस किया, उसके बाद इंग्लिश जो लास्ट में मैथ्स 8-10 मिनट में बन जाता है और जीएस 5 मिनट में बन जाता है, उसके बाद जितना टाइम बचेगा वो मैथ्स में नो डाउट टाइम ये सबका अलग रहता है सीक्वेंस, जिस तरह करते हैं प्री में, इनका अलग था। मेरा पहले था इंग्लिश, जीएस, फिर रीजनिंग, फिर लास्ट में मैथ्स। मतलब मेनली बच्चे मैथ्स लास्ट ही में कर रहे हैं, क्योंकि टाइम चाहिए उनको। टाइम टेकिंग होता है ना, उसमें क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जैसे मैथ हमारा अच्छा है, तो ये है कि कुछ बच्चे, हाँ मैं शुरू से मैथ बैकग्राउंड का हूँ तो मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, ये क्वेश्चन से क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा दिल पे ले लेते हैं, हो कैसे नहीं रहा है। हाँ, हो क्यों नहीं उसी रहा टाइम है? करने की कोशिश करते हैं। एक चीज ये भी रहती है कि मैथ में या फिर कोई सा भी क्वेश्चन है, स्किप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई सा भी क्वेश्चन में अटक रहे हो तुरंत स्किप करो, उसमें अटकना नहीं है, टाइम एक्स्ट्रा देना नहीं क्योंकि है अगर बिल्कुल आप बना भी लोगे तो यू आर स्टिल अ लूजर। भी। और क्या, क्योंकि आप हो सकता था कि उस 10 मिनट में कितना सारा क्वेश्चंस बना दो। हाँ जैसे मैथ मेंस का सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इंग्लिश का शुरू के 1 घंटे में ग्रामर के जितना ही पोर्शन है, लगभग 150 क्वेश्चन रहते हैं, शुरू के 1 घंटे में खत्म कर लो। ग्रामर और वो सब idioms वगैरह, idioms हो गया, ये सब सीटी हो गया, लास्ट में 1 घंटा आराम से उस बचेगा, उसमें Close test, क्लोज टेस्ट हो जाएगा, पैसे हो इस बार के जाएंगे। मेंस में पीक्यूआरएस डिफिकल्ट था थोड़ा। मैम लेकिन आपके पीक्यूआरएस बहुत ज्यादा अच्छे थे। मेरा पिछली बार क्या था, मॉक्स में मेरे सबसे ज्यादा पीक्यूआरएस गलत होते थे। अच्छा, इस बार मेरा मेंस का एग्जाम सिर्फ एक पीक्यूआरएस गलत हुआ है। बहुत अच्छी बात है भाई, जबकि पीक्यूआरएस में बच्चे सेंटेंस अरेंजमेंट में बच्चे बोलते हैं मैम ये पीक्यूआरएस क्या है, ये सेंटेंस अरेंजमेंट है, ठीक है, पैरा जंबल्स है, तो बहुत अच्छी बात है। जो इस बार बच्चों काफी ज्यादा मैम बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था। ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं ना, आप ये बताते हैं कि बी के बाद सी आएगा, तो दो ऑप्शन ऐसे हट गए क्योंकि यहाँ पे सी के बाद भी है, ऐसे सी के बाद भी है। और समटाइम्स आप लोग ना, मुझे कभी कभी फील होता है कि मैं बच्चों को ना जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस करवा के इरिटेट भी कर देती हूँ, कि जो कि मुझे इतना नहीं करवाना चाहिए, उन्हें जबरदस्ती डांट के,
हाँ, तो और ये भी बोल देती हूँ कि बुरा मत मानना मेरी बात का, हो सकता है आप लोगों को भी डांटा होगा कभी, मैंने क्लास में कभी डांटा होगा क्लास में। हाँ, तो डांटा था तो बच्चे बोलते हैं ना मैम आपकी डांट का हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं बुरा लगने के लिए डांटती हूँ, ठीक है, बुरा लगना चाहिए तभी तो डिमोटिवेट होगा बंदा आगे और एक्स्ट्रा बेटर करने के लिए। क्योंकि मैं देखती हूँ ना बच्चों को, बिकॉज आई एम ऑल्सो मदर, तो मुझे भी लगता है ना कि ये बच्चा भटका हुआ है, ठीक है। दोस्त आपके दोस्त होते हैं, दोस्त की बात माननी चाहिए, बट आंख बंद करके भी नहीं मान लेनी चाहिए। एक दो है ना मैम, मेरे दोस्त ने मुझे बोला है ना कि सब ऑप्शन ना जीएस में एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सब करके आ जाना बैच में, गलत है। उसने मेरे से आशीर्वाद, हाँ, वो मेरे से राइट वाला आशीर्वाद लेके गया था, आपके आशीर्वाद लेने के बाद ना मेरे को जीएस में -2 आया। अरे भाई मैंने आशीर्वाद तो दिल से दिया था, बट दोस्त ने बीच में गड़बड़ कर दिया ना कि जीएस का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, पूरा 40-50 का 50 25% प्रो मार्क्स, मतलब मार्क्स बोल रही हूँ मैं, 50 मार्क्स का रहता है, तो जीएस में कहाँ से आप पूरा तुक्का लगा के चले जाओगे। उसका -2 आया है, उसका -10 में आया होगा, वो भी कट गया होगा ना नेगेटिव से। वही है कि आप जीएस में पूरा 40-50 क्वेश्चन करके कभी फॉलो नहीं करना था। अब हम जो स्ट्रेटेजी बताया जरूरी नहीं है डिट्टो फॉलो कर लो, अपने हिसाब से मॉडिफाई करो, अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से मतलब मॉडिफाई आपका करो। क्या स्ट्रेटेजी में आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। हाँ। इनका स्ट्रेटेजी, आपका हर ह्यूमन बीइंग अलग होता है, हर का टेम्परामेंट अलग है, हर का स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग है। ओके, तो चलो बहुत अच्छा लगा मुझे केशव एंड अजय आप लोगों से स्टूडियो में बात करके। ओके, और मैं काफी दिनों से वेट भी कर रही थी हमारे स्टूडेंट्स का, अभी बहुत सारे आएंगे, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बिजी है और बहुत सारे आके चले भी गए, जो जिससे मुझे बहुत नाराजगी है, मुझसे बिना मिले चले गए हैं। लेकिन इस बार का जो मेंस हुआ है, अभी डिस्क्रिप्टिव का भी आ जाएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलने वाले हैं। अच्छा लगता है, अल्टीमेटली हम टीचर्स के सक्सेस का पैरामीटर आप ही लोग हो। आपकी सक्सेस मेरी सक्सेस है, मुझे लग रहा है मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सक्सेस में, किसी के आप हमारे सक्सेस में आप भी थे, हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, मदर फादर दोनों सब होते हैं, सब है पेरेंट्स, नो डाउट पेरेंट्स का अपना, पेरेंट्स के बाद आपके साथ साथ अगर आपके रियल में कोई वेल विशर है तो आपके टीचर है, टीचर है, वो मेहनत करनी है, थोड़ा वो आपको डांटेंगे। हाँ, टीचर को भी थोड़ा सा मतलब टीचर भी को भी ऑनेस्ट रहना है। कभी कभी बच्चे हमारे इतने सिंसियर होते हैं ना कि हम टीचर्स आउट ऑफ वे जाके उनसे बात करके क्लास में पता चल जाता है बच्चा सिंसियर है, तो उसको अच्छे से गाइड कर देना है। ओके, इधर उधर जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो आई ऑल्सो कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है। मुझे भी डर लगा रहता है कि भाई ये बच्चा नो एरर आए तो नो एरर करके ही आए। सबसे ज्यादा वही दिक्कत होती है बच्चों, नो एरर उन्हें हमेशा एरर दिखेगा, नो एरर दिक्कत होती है। मैं भी नो एरर में ना एक बार पीछे आंसर चेक कर लेती हूँ, नो एरर में मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके, केशव एंड अजय, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हमारा भी सपना था मैम आपसे मिलना, बहुत ज्यादा होती, बहुत अच्छा लगा, बात हो जाती थी पर फोन पे हो जाती थी। हमारे लिए तो आप ही हमारे सेलिब्रिटी हो सब। अरे आज आप लोग मेरे सेलिब्रिटी है। हमारे साथ में जो वो कहते हैं कि हमारी तरफ से मेरे को सबसे ज्यादा खुशी है ना कि ये बच्चा को मेरे बस फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट एक ही खुशी है ना, ये बच्चा को मेरे से छुटकारा मिला। नहीं तो इसका लाइफ ना अनअकैडमी आओ, क्लोज टेस्ट करो मैम, वो सबसे छुट्टी मिल गई। अब ये अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जाइए लाइफ में, अपना ग्रो करते रहिए और ऐसे ही अपने पेरेंट्स और टीचर का नाम रोशन करिए। कल मैं बोलूँगी देखो ही इज 0, प्लीज आ जाइए, ये मेरे स्टूडेंट है यहाँ पोस्टेड। ओके, चलो, थैंक यू वंस अगेन।